दोस्तों, सीटेट बिहार सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और जैसा कि मैंने वादा किया 1000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उस वादे को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। हमने अब तक 400 क्वेश्चन करा चुका हूं 7 क्लास में, जो प्लेलिस्ट में जाकर के गुड लाइफ एडुकेयर प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला 100 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शिक्षण कला और अन्य दक्षता से। तो पहला क्वेश्चन है कि एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि क्या होती है। तो एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि जो होती है वो व्याख्यान मेथड होता है, यानी कि लेक्चर विधि होता है, व्याख्यान विधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि क्या होती है। तो दलगत कार्य कराने के लिए प्रोजेक्ट वर्क नहीं, जो ग्रुपिंग करके जो कार्य कराते हैं वह छात्र छात्राओं के मिश्रण कक्षा में सहयोग उन्नत करने के हेतु ये अच्छी विधि होती है। कौन सी विधि? तो दलगत कार्य विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। क्या पूछ रहा है? अभी हम लोग ऊपर में देखे हैं कि इनमें से एक शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है, यानी कि पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि केंद्र बिंदु कौन है, ऑप्शन में से पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है। तो यह शिक्षा जो त्रिध्रुवीय विधि होती है उसमें शिक्षक तो होता है, शिक्षार्थी होता है, विषय वस्तु होता है, लेकिन यहाँ पर क्या शिक्षण विधि थी, शिक्षण विधि नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का लक्ष्य है, यानी कि शिक्षण का लक्ष्य क्या होता है। तो छात्रों की क्रिया में शामिल करना, सूचना प्रदान करना, ज्ञान अंतर्निहित करना और व्यवहार में वांछित बदलाव करना। तो यही आंसर हो जाएगा। व्यवहार में शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए, होता है व्यवहार में वांछित बदलाव लाना, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगमन विधि है, तो आगमन विधि क्या है। तो व्यधन है नहीं, अभ्यास है नहीं, विशिष्ट से सामान्य की ओर है यस। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना ही क्या होता है, आगमन विधि कहलाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकरात विधि है, सुकरात विधि क्या है। तो सुकरात विधि है व्याख्यान प्रदर्शन नहीं, अनुसंधान नहीं, उत्तर प्रश्न उत्तर विधि जो होता है वह सुकरात विधि होता है। सुकरात विधि किसको कहते हैं, प्रश्न उत्तर। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। तो शिक्षण केंद्रित विधि परियोजना विधि में सही नहीं है, लेकिन बाकी सब जो है वास्तविक जीवन में संपादित ये सही है, सामाजिक वातावरण में घटित ये भी परियोजना विधि के लिए सही है, और उद्देश्य पूर्ण क्रिया ये भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शिक्षण केंद्रित जो विधि है वो परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है पढ़ाने के लिए। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है पढ़ाने के लिए, तो किसके लिए अनुकूल है, तो इतिहास के लिए। इतिहास को हम लोग नाटक से और भूमिका निर्वाह करके हम लोग पढ़ाते हैं। तो विज्ञान तो साइंटिफिक हो जाएगा, गणित भी सूत्रों के माध्यम से, और भूगोल तो पूरा चित्रण करके पढ़ाया जाता है। इतिहास जो है वो नाटक और भूमिका निर्वाह से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण क्या है। तो मनोगत्यात्मक क्रिया का प्रयोगशाला सही आंसर हो जाएगा। कहानी कथन नहीं है, प्रदर्शन करना नहीं है, दो प्रयोग के परिणाम परिकल्पना नहीं है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा कि प्रयोगशाला जो है मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम है। विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम क्या कहलाता है, तो शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। आपको याद रखना है कि विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने का नियम है शिक्षण सिद्धांत। क्या है, शिक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना संबंधित है। प्रस्तावना संबंधित किससे है, तो प्रस्तावना संबंधित है पूर्व ज्ञान से। प्रस्तावना किससे संबंधित है, तो पूर्व ज्ञान से प्रस्तावना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रस्तावना जो है पूर्व ज्ञान से संबंधित है। छात्र जैसे कि अध्यापक रात के समय में आकाश में क्या दिखाई देता है, तो तारे और चंद्रमा। तो पूर्व ज्ञान है। अध्यापक पूछता है कि चंद्रमा के परिवाची क्या होते हैं, तो इंदु मयंक सोम सुधारक, ये सब क्या है, पूर्व ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। तो पाठ्य योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए किससे, तो पूर्व ज्ञान से, कि पुनरावृत्ति से, कि छात्र क्रियाशीलता से, कि नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित। नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान से संबंधित ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर, कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान से ही इसका पाठ्य गृह कार्य देना चाहिए शिक्षकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। पाठ्य योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता किसके लिए है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। कौन कौन से, तो पूर्व ज्ञान से, पूर्व अनुभव से और विषय ज्ञान से। ठीक है, तीनों हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है, तो कौन कौन से, तो श्यामपट्ट उपयोग होता है कि नहीं होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य के लिए तो श्यामपट्ट नहीं होता है। उद्देश्य कथन
ये भी नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं। ये विशिष्ट ज्ञान के लिए मूल्यांकन चाहिए, वो विशेष उद्देश्य को उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या चाहिए, मूल्यांकन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है तो कितने, प्रथम पंक्ति में होता है। पाठ्य योजना का जो शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है वो प्रथम पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में और तीसरे पंक्ति में, चौथे पंक्ति में। तो पाठ्य योजना शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है प्रथम पंक्ति में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है। किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है, तो मानकीकृत हो जाएगा इसका आंसर। मानकीकृत प्रश्न में वस्तु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। तो अन्य छात्रों से किसमें किया जाता है, तो ऑप्शन है कि वस्तुनिष्ठ संदर्भित प्रश्न, मानक संदर्भित प्रश्न, मानक सम्मति, मानकीकृत परीक्षण में, मानक संदर्भित परीक्षण में क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है, नियोजित साक्षात्कार को क्या कहा जाता है, तो संरचनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो संरचनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विधि पर केंद्रित होती है। किस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विधि पर केंद्रित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रित साक्षात्कार। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रित साक्षात्कार जो होता है वह चर्चा एक विधि का पर केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है। तो आप लोग जान लीजिए कि आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है, तो ध्यान भटकाने वाले प्रभावशीलता पर, सुविधा सूचकांक पर, भेदभाव शक्ति पर। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, तीनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका विश्लेषण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्लेषण पढ़ लेते हैं कि आइटम विश्लेषण के इस तीनों पहलुओं को देखा जाता है जिससे एक परीक्षा या सर्वेक्षण के प्रश्नों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके, जिसमें विकल्प डी उपयुक्त सही होगा। तो ठीक है, उपरोक्त सही। अब एक एक को देखते हैं। ध्यान भटकाने वाले की प्रभावशीलता, यह जांचता है कि विकल्प कितने प्रभावी रूप से उम्मीदवारों को भटकाते हैं जो विषय को ठीक से नहीं जानते हैं। सुविधा सूचकांक, यह मापता है कि कितने उम्मीदवारों ने आइटम का सही उत्तर दिया है। और भेदभाव शक्ति, यह आइटम की उस क्षमता को मापता है जिससे यह उच्च प्रदर्शन वाले और निम्न प्रदर्शन वाले उम्मीदवारों के बीच में अंतर कर सकते हैं। तो इसके लिए उपरोक्त सभी है कि यानी कि आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है कि ध्यान भटकाने वालों की प्रभावशीलता क्या है, तो सुविधा सूचकांक क्या है और भेदभाव शक्ति कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण डैश लाभ है। सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि अनुमान लगाने का अनुमूलन, व्याकरण नमूनाकरण, आइटम वैधता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइटम वैधता हो जाना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, तो व्यापक नमूनाकरण है, इसका आंसर बी हो जाएगा, व्यापक नमूनाकरण। यानी कि सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ किसका होता है, तो व्यापक नमूनाकरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक 5% है तो वह क्या हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। 5%, अगर कठिनाई सूचकांक 5% है तो क्या हो जाएगा, मुश्किल में आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। कठिनाई सूचकांक क्या दर्शाता है, कोई प्रश्न या कार्य कितना कठिन है आसान है, यह उस प्रतिशत को दर्शाया कि कितने लोगों ने उस प्रश्न को सही उत्तर दिया है। यदि कठिनाई सूचकांक 5% है तो इसका मतलब है 5% लोग केवल सही उत्तर दिया है, जिससे यह पता चलता है कि प्रश्न काफ़ी कठिन था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार है। आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार है माता पिता के पत्र, पारंपरिक अंकन प्रणाली और पास फेल प्रणाली। तो ये तीनों हो जाएगा, ये तीनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मापन मूलतः क्या है, तो मापन मूलतः संख्यात्मक मूल्य है। क्या है, मापन मूलतः क्या है, तो संख्यात्मक मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलतः मूल्यांकन है, तो मूलतः मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन को क्या कहते हैं, मूल्य निर्णय कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेपर में एक छात्र का स्कोर है, तो क्या है, तो एक पेपर में एक छात्र का मूल्यांकन भी है, परीक्षण भी है और माप भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है, एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है तो कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है नहीं बताता है, कितना
अच्छा, तो ये दोनों कितना अच्छा है और कितना अच्छा और कितना, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसका विश्लेषण देखते हैं कि एक परीक्षण आमतौर पर यह मापता है कि व्यक्ति ने किसी विशेष विषय या क्षेत्र में कितना ज्ञान अर्जित किया है और वह उस ज्ञान का कितना अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है, जो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति के तार्किक सोच को परखता है। और इसलिए यह कितना अच्छा है और कितना नहीं मापना, बल्कि व्यक्ति के क्षमताओं के ज्ञान का मूल्यांकन करता है। तो इनमें से व्यक्ति की क्षमताओं वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है, तो किसका, तो रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। जो भी रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो दृष्टिकोण माप के लिए लिंकर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो लिंकर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग्यता परीक्षण का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है, तो योग्यता परीक्षण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो योग्यता प्राप्त की माप के लिए किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आर्ट ऑफ टीचिंग से टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन हो गए। अब अन्य जानकारियों से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सहमति की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता है, तो सहमति की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए कौन जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, बाल गंगाधर तिलक। यानी कि सहमति की आयु विधेयक द एज ऑफ कंसल्टेंट बिल बहराम जी मालवारी के प्रयत्नों से पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी और बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया तथा इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना जाता है। यानी कि विरोध किसने किया था, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सहमति के आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता है, तो विरोध करने के लिए बाल गंगाधर तिलक, और इसमें प्रयत्न कौन किया था, तो बहराम जी बालाबारी ने किया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो भूटान के साथ कौन सीमा सबसे लंबी साझा करता है, तो असम हो जाएगा इसका आंसर। कि भारत में भूटान के साथ 699 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। भूटान का सीमा असम से 267, भूटान टोटल कितना साझा करता है भारत के साथ, तो 699, और असम कितना, तो 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217, पश्चिम बंगाल 183 और तथा सिक्किम का 32 किलोमीटर लगा होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक असम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंकों की अपनी ऋणों और अग्रिमों का विस्तार करके जमा राशि का विस्तार करने की शक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। यानी कि वाणिज्यिक बैंकों की अपने ऋणों और अग्रिमों का विस्तार करके जमा राशि का विस्तार करने की शक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है क्रेडिट निर्माण। क्या कहा जाता है, क्रेडिट निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। इसके सचिव कौन थे, तो सचिव पूछ रहा है, यानी कि जयप्रकाश नारायण क्या थे, इसके सचिव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगा शरण सिन्हा और राम वृक्ष बेनीपुरी है और रामानंद मिश्र ने स्थापित किया था। कौन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। और इसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी, और जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। तो कभी कभी अध्यक्ष भी पूछ लेता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। और सचिव किसको बनाया गया था, तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, और 1931 में गंगा शरण सिन्हा और राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था, अरुणाचल राज्य में किया गया था। जनवरी 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल 100 मीटर लंबा और सियोम नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया, सियोम नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित करता है, तो इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित करता है, तो चढ़ने के लिए घास बिल्कुल नहीं, गोंद और रेजिन। तो पौधों से गोंद और रेजिन आता है, तो इससे घास नहीं होता है। वन जैसा कि वन उत्पादन के प्रत्यक्ष है, तो वनों के लिए गोंद और रेजिन है। दवा भी नहीं हो जाएगा, ये घास से ही, फूलों से होता है। टोकरियों के लिए बांस, ये भी घास ही है, और ये क्या है, पेड़ पौधे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं बनता है। वनों के हानि का कारण नहीं बनता है तो प्रजातियों का लुप्त होना, ये वनों के हानि के लिए नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका एक। आगे औद्योगिकरण, औद्योगिकरण भी वनों की हानि का है। बांध बनाना और खनन करना ये भी वनों की हानि के लिए है। और ईंधन की लड़कियों का व्यापार भी है, तो ये तीनों हानिकारक है वनों के लिए, और ये नहीं है प्रजातियों का लुप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण सब लोग जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है, और ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण हेतु 1972 में की थी। 5 जून 1974 को यह पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें हम खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं। इनमें से किस में हम खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं। तो डेल्टा, क्या हो जाएगा, डेल्टा नदी पर खारा जल पारिस्थितिकी पा सकते हैं। कौन सी दवा चाय या कॉफी के पौधे के स्रोत से संबंधित है। कौन सी दवा जो है चाय और कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है। तो कैफीन, आप लोग सुने होंगे कि कैफीन जो होता है सल्केलाइड पाए जाते हैं कैफीन में, और एल्केलाइड पाए जाते हैं कैफीन में, और एल्केलाइड प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रासायनिक यौगिक होते हैं जो इस प्रकार के नशे के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि कैफीन नशे के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर सॉल्यूशन पे चलेंगे। 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 42 वर्ष। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष। दूसरे समूह में 8 लोग हैं, इनकी औसत आयु कितना है। तो 5 गुने पहले 42 करेंगे तो 5 का 10 के जीरो हाथ में 5 का 20, 20 एक 210 हो जाएगा। और 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 है, यानी कि 81 गुने 8, तो 8 8 8 64। जब दोनों समूहों को मिला दिया जाता है तो सभी लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो जोड़ देते हैं इसको, तो हो जाएगा 8 5 6 2 8, और कुल कितना हो, 8 5 13, यानी कि 8 5 8 को 13 से भाग दे देंगे। 13 55 13 6 जा 78, और 7 6 जा और 6 जा, तो 66 आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर, 41 का बी, 41 का बी वही है, 41 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 रुपये पर 2% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है 2 साल के लिए, आप सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो चक्रवृद्धि निकालने का फॉर्मूला होता है P/1 + R/100। इसका जो ईयर होता है, और माइनस क्या कर देते हैं, इसमें प्रिंसिपल होता है वो माइनस कर देते हैं। तो P कितना यहाँ पर 1000 है, और इसमें 1 कर देंगे तो 100, और 102 हो जाएगा, 102। हाँ, तो 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, और 102 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, और कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। और प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है, 1000 है, तो माइनस, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो 2 बार है तो 51, इसको काटा है 2 से, और 2 से काटने पर 51/50, और इसको सॉल्व करने पर इतना, और इसमें से माइनस करेगा तो 4.4 इसका आंसर जाएगा। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही अवरोही हो रहा है। आरोही क्या होता है, तो आरोही होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो आरोही क्या हो जाएगा, घटते क्रम। तो घटते क्रम में देखिए, सबसे पहले भिन्नों को लसर लेकर, भिन्नों के हर को लसर लेकर के निकाला है। हम सिर्फ इतना ये कह रहे हैं कि लहसुन 48 निकल गया, और लहसुन 48 निकल गया, तो हर को बराबर करके और ऊपर कर दिया, तो ऊपर आपको पता चल जाएगा कि कौन सबसे छोटा है, छोटा से बड़ा। तो आरोही क्रम में बोल रहा है कि आरोही क्रम में ही दर्शाने के लिए, और आरोही और अवरोही होता है। आरोही क्या होता है, छोटा से बड़ा होता है, अवरोही क्या होता है, बड़ा से छोटा होता है। तो छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है, 28/48, ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा, और फिर बड़ा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7/8। तो 28/48 को काट करके 7/12 कर दिया जाएगा, तो 7/12 वाला कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का लसा इतना है, लेकिन उसका GCD यानी कि HCF, GCD को HCF भी 23 है, और संख्या 1 और 6 के अनुपात में, तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है कि लसा गुने मसा बराबर था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो लसा और मसा दिया हुआ है, और अनुपात में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिएगा, लसा और मसा बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 1 और 6 दिया हुआ है, तो उसको x मान लीजिएगा, 1x और 6x। अनुपात में रहेगा तो x मान करके चलेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसको अगर 6 से काटा जाएगा, इसको गुना करेंगे तो x² होगा, और 6 से इधर काटने पर 23 मतलब 23 का
और ये स्क्वायर है तो रूट अंडर, इधर स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर, तो 1 23 कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और बोल रहा है कि दोनों में से सबसे बड़ी संख्या, तो x का वैल्यू 6 है तो 6 गुने 23 करेंगे तो 138 आ जाएगा। तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 138 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 138। ठीक है, तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 138 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि 6 मीटर ऊंचे टावर की छाया जमीन पर 2√3 मीटर लंबी पड़ती है तो सूर्य की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो सूर्य की अवनमन कोण जो होगा थीटा में, जैसे मान लीजिए कि 6 मीटर ऊंचाई पर पूछ रहा है, तो ये 6 मीटर ऊंचाई पर सूर्य है और उसकी छाया जमीन पर 2√3 पड़ रहा है, यानी कि उतने दूरी पर लंबी पड़ती है। तो सूर्य की ऊंचाई पूछ रहा है, तो सूर्य की ऊंचाई पूछना है तो tan थीटा जो होगा BC/AB होता है, यानी कि BC/AB यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, PV पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, यानी कि tan थीटा का क्या होता है, P/B होता है, तो B बेस, तो 6√3 हो जाएगा, 2 से अगर काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3/√3। और इसको अगर मान के चलिए कि अगर 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, एक रूट से एक रूट कट जाएगा तो √3 बचेगा, और tan √3 का वैल्यू क्या हो जाता है, tan 60 हो जाता है, तो 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, और इसका अब ये पूछ रहा है तो यहाँ से 60 डिग्री अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैराथन का अर्थ दौड़ना है, तो जैसे हाइबरनेशन का अर्थ क्या होगा, तो हाइबरनेशन का नींद हो जाएगा, यानी कि स्लीप में चला जाता है हाइबरनेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंधित विकल्प का चयन करें। नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंधित विकल्प का चयन करें। सिनेमा अभिनेता, तो निर्देशक किसका हो जाएगा, तो रंगमंच, निर्देशक किससे रिलेटेड हो जाएगा, रंगमंच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला में देखें कि 7 10, तो 7 में 3 जोड़ा जा रहा है और -2 किया जा रहा है। ठीक है, फिर 3 जोड़ा जा रहा है, -2 किया जा रहा है, फिर 3 जोड़ा जा रहा है, फिर -2 करेंगे तो 10 आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि Z 52 है और एक्ट 48 है तो बैट क्या होगा, तो Z 52 है यानी कि 26, अगर Z का होता है तो 52 कर दिया है। 1 का 2 पहले जोड़ लेते हैं कि 1 3 और 20, तो 20 4 24, तो 48 हो गया। उसी तरह से B का 2, A का 1 और T का 20, 20 2 22 21, 23 दूनी 46, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि A B का भाई है और B C की बहन है, अगर A जो है B का भाई है, क्या है, ब्रदर है, और B जो है C का क्या है, बहन है, तो पूछ रहा है C जो है D का पिता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि D जो है A से किस प्रकार संबंधित है, तो जैसे किस प्रकार संबंधित है तो निर्धारित नहीं किया गया है इसमें कि किस प्रकार संबंधित है, भतीजा या भतीजी होगा, तो भतीजा या भतीजी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बोल रहा है कि A B का भाई है, तो ये निर्धारित नहीं है, तो निर्धारित नहीं किया गया है कि फीमेल है या मेल है, तो ये भतीजा या भतीजी नहीं पता है, तो निर्धारित इसमें नहीं किया गया, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट सेट फिर से शुरू हो जाता है। चलिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है, तो किसकी अधिगम प्रक्रिया यात्रा है, तो ठोस से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, तो तीन आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र द्वितीयक है, तो छात्र द्वितीयक है किसके, तो निरंकुश शिक्षण में 7 छात्र क्या है, द्वितीयक है। तो एक निरंकुश शिक्षण में छात्र द्वितीयक है, तो निरंकुश शिक्षण में छात्र द्वितीयक होते हैं, और शिक्षण शैली में निरंकुश शिक्षण का पारंपरिक शैली है, और यह शिक्षक केंद्रित या विषय वस्तु केंद्रित होती है। ठीक है, स्वायत्त अधिगम क्या होता है, तो स्वायत्त अधिगम ज्ञात प्रयास से, ज्ञात स्व प्रयास से, यानी कि स्वयं के द्वारा ज्ञात किया हुआ क्या कहलाता है, स्वायत्त अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है तो क्रिया करके। ठीक है, अनुदेशात्मक वास्तविक रूप से कक्षा शिक्षण में मिलता है। कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है उसे अनुदेशात्मक कहते हैं, यानी कि अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है क्रिया करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है, तो कौन सा है, तो न्यूनतम स्तर अनावश्यक, न्यूनतम स्तर अनावश्यक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये आगमन विधि है। तो आगमन विधि क्या है? तो शिक्षक केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है, शिक्षार्थी केंद्रित है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी केंद्रित। आगमन विधि की त्रुटि है, तो आगमन विधि की त्रुटि क्या है? तो अधिगम समय लेता है, अधिक समय लेता है। आगमन विधि क्या लेता है? अधिक समय लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगमन विधि का लाभ है। तो निगमन विधि का लाभ क्या हो जाएगा? तो सभी विषयों में प्रयोग संभव है, उच्च स्तर के लिए उचित है और एक ही साथ सभी को शिक्षण देता है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य। पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक के लिए एक उद्देश्य रहता है, पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य शिक्षक के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्यान आकर्षित करना किसकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है? तो ध्यान आकर्षित करना गैंगने मॉडल, गैगने मॉडल। तो गैगने मॉडल को हम लोग पढ़ लेते हैं कि ध्यान आकर्षित करना रॉबर्ट गैगने के मॉडल की एक व्यवस्था है, महत्वपूर्ण अवयव है। गैगने की धारणा है कि साधारण व्यवहार के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं का निर्धारण करना जरूरी होता है। जैसे बोध स्तर के शिक्षण के लिए स्मृति स्तर का शिक्षण पूर्व आवश्यकता होती है। इसके अनुसार छात्रों के लिए बाह्य रूप से अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था करना ही शिक्षण होता है। इस अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था में स्तरीकरण किया जाता है। प्रत्येक अधिगम परिस्थिति छात्र के लिए आवश्यक होती है, जिससे धारण शक्ति विकसित होती है। ठीक है, तो आपको गैंगने मॉडल याद रखना है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए गैंगने मॉडल यानी कि रॉबर्ट गैंगने मॉडल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में आपको श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग किया जाता है और खोजपूर्ण कौशल का प्रयोग किया जाता है। तो उपयोग तो दोनों हो जाएगा, ए और बी। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक है जो शिक्षकों को शिक्षण कौशल के रूप में बुलाए जाने वाले विभिन्न सरल कार्यों में सुधार करके अपने शिक्षण कौशल का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक समय के लिए शिक्षण अनुभव का बढ़ावा देने में मदद करता है। सूक्ष्म शिक्षण में श्यामपट्ट कौशल और खोजपूर्ण प्रश्न कौशलों का उपयोग किया जाता है। तो आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। तो अनुदेशन और शिक्षण में परस्पर एक समानता है। तो कौन सी समानता है? तो दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। दोनों ही विषय केंद्रित होते हैं, बिल्कुल गलत है। दोनों ही पृष्ठ पोषण, पुनर्बलन एवं पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। अनुदेशन और शिक्षण में दोनों में ही पृष्ठ पोषण। तो चलिए थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं कि शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति है जिनमें अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान प्रदान करता है। सिर्फ ये पूछता शिक्षण में तो ये भी दोनों हो जाता है, लेकिन शिक्षण का अर्थ होता है कि सीख देना। अनुदेश बालक को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी बुद्धि का विकास सहायता करता है। तो शिक्षण और अनुदेश में एक समानता यह है कि दोनों ही पृष्ठ पोषण, पुनर्बलन और पाठ्य विश्लेषण पर विशेष ढल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है? यानी कि कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है? एक शिक्षक प्रशिक्षण अवधारणा तो गलत पूछ रहा है, तो ये सही है। यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है, बिल्कुल गलत बात है। तो यही आंसर हो जाएगा, शिक्षक के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण जो है एक शिक्षक के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि कम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो कक्षा का अनुशासन सर्वाधिक। देखते हैं इसमें और क्या होता सकता है। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण। तो कक्षा का सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, अनुशासन में सबसे उपयुक्त क्या है? कक्षा में मनोवैज्ञानिक वातावरण ही बालकों का अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत है। तो समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है? तो इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं और समावेश विविधता को महत्व देता है। यानी कि समावेशन क्या देता है? विविधता को बढ़ावा देता है, महत्व देता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों मूल सिद्धांत है समावेशी शिक्षा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर ढेर सारी किताबें रखी जाती हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लें। ढेर सारे खिलौने नहीं, खिलौने नहीं होंगे। ढेर सारे कपड़े नहीं। तो उपयुक्त ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? तो कौन सा एक पुस्तक का सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक? तो ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? तो कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? तो सहानुभूति शिक्षकों का है, संचार शिक्षकों का है, रचनात्मक शिक्षकों का है, ईर्ष्या जो होता है शिक्षकों का गुण नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसका जो संवेदनशीलता है वो विशेष शिक्षण प्रभावित करता है, शिक्षक को व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है, ठीक है। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो छात्रों में स्वाध्याय को बढ़ावा देना, छात्रों में उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, यानी कि छात्रों में स्वाध्याय को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मूल्यांकन प्रक्रिया किससे रिलेटेड है? तो संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो मूल्यांकन का उपकरण नहीं है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है मूल्यांकन का नहीं है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो एक उदाहरण है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो किसकी उदाहरण है? तो छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में, यानी कि छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में ये पोर्टफोलियो का उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल का उद्देश्य है, तो खेल का उद्देश्य क्या होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। खेल का उद्देश्य क्या होता है? खेल का उद्देश्य है कि शारीरिक विकास, ये भी सही हो जाएगा, नैतिक विकास, तो दोनों हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित में ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? छात्र की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज की विशेषता क्या है? तो भारतीय समाज की विशेषता क्या हो जाएगी? स्तरीय हो जाएगी। भारतीय समाज की विशेषता स्तरीय होती है। ये पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे, स्तरीय यहाँ पर गलत हो जाएगा, खुला आंसर हो जाएगा इसका। खुला ओपन जो होता है वो भारतीय समाज की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? तो कौन भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व और याद करने की इच्छा और याद करने के दोषपूर्ण तरीके, तो मानसिक कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो भूलने का कारण में से कोई सब है, भूलने का कारण उपयुक्त सभी। मानसिक द्वंद्व, याद करने की इच्छा, याद करने का दोषपूर्ण तरीके, हस्तक्षेप, दमित यादें आदि, ये सब क्या हो जाता है? भूलने का कारण नहीं है। इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो बुद्धि तो प्रभावित करता है, ठीक है। रुचि प्रभावित करता है, तत्परता प्रभावित करता है, उद्देश्य निर्धारण प्रभावित नहीं करता है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है, तो ये बहुसंवेदी प्रदान करती है, ठीक है। श्रव्य दृश्य सामग्री के साधन जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से उनमें संबंधित ध्वनि सुन सकते हैं, और ये प्रक्रिया जिनमें दृश्य तथा श्रव्य इंद्रियों सक्रिय होकर भाग लेती हैं श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। एक बहुसंवेदी है, तो ये बहुसंवेदी है। नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा जो होती है बहुसंवेदी होती है। डायनस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो जोड़ने और घटाने के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि डायनस ब्लॉक का उपयोग किसके लिए होता है? जोड़ने और घटाने के लिए डायनस ब्लॉक का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता है, तो पंजाब केसरी नाम से पंजाब केसरी शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मानसून में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, ये भी रिपीट हुआ है, तो देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता कौन सा देश है? तो चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? अनुग्रह नारायण सिंह। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कितने रिपीटेड क्वेश्चन है आप देखते रहिएगा। CERT इनकी हालिया सूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगने पर बाद में रिपोर्ट करने पर समय सीमा क्या है? तो 6 घंटे हैं, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है। निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? द्वितीयक वायु प्रदूषक किसको कहा जाता है? ओजोन को। निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो ओजोन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है कि यह बहुत महंगा है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत सी जगह की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है? बिल्कुल सही बात है, कितने पर्यावरणीय कारणों का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? तो निर्वाह कृषि से वनों की कटाई अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देशों की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा हो जाएगा? तो USA और चीन दोनों हो जाएगा, A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं? तो कच्छ की रण राजस्थान
और गुजरात में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवाह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की लंबाई 12 फुट और 11 फुट है, लंबाई और चौड़ाई 12 फुट है, तो उसका क्षेत्रफल, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 11 का और 12, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 को 121 होता है, उसमें 11 जोड़ दीजिए और तो 132 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 132 वर्ग फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कीजिए, तो 1000 2 साल के लिए और 2% की है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर हम लोग देखे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि P और 1 + R/100/n माइनस P कर दीजिए, ठीक है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। या फिर अमाउंट निकाल कर उसमें से P निकाल दीजिए, अमाउंट का फॉर्मूला वो होता है, बस ये नहीं होता है, तो फॉर्मूला पर आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग 40.4 ऊपर हम लोग किए हैं। दशमलव अंश में इतना का मान क्या होगा, तो नीचे कितना है 4 है, तो 0.0042, तो यही आंसर हो जाएगा 004, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना आता है, जब इसे 47 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है। तो मान लीजिए कि संख्या क्या है, x है, और भाज्य, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य क्या है, तो भाज्य वो संख्या क्या है, तो x है, और भाजक किससे भाग दे रहे हैं, तो 893 से, और भागफल कितना आ रहा है, तो शेषफल इतना और इतना विभाजित किया जाए तो शेषफल नहीं दिया हुआ है, तो मान लीजिए k मान लीजिए और 193 शेषफल है। तो इसको अगर किया जाए, अगर इसको गुणनखंड में लिखेंगे तो 47 गुने 19 लिख सकते हैं, और k का वैल्यू प्लस 47, इसको भी अगर गुणनखंड करेंगे तो 47 गुने 4 लिखेंगे और 5 प्लस करेंगे, तो 47 गुने 47 कॉमन ले लेंगे और 19 के प्लस 4 प्लस 5 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर किया जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x को 47 से विभाजित किया जाए, x को अगर तो 5 प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। दो समानांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का टावर है, दो समानांतर के बीच 10 मीटर का टावर है, कितने मीटर का टावर है, 10 मीटर का टावर है, और टावर के शीर्ष से सड़कों के अवकोण 30 डिग्री और 45 डिग्री सड़कें एक दूसरे को कितनी दूरी पर है। तो ये देखिए, टावर की लंबाई 10 मीटर है, पीएस जो है टावर की लंबाई कितना है, 10 मीटर है, और tan 45 और tan 30 पूछ रहे हैं। tan 45 तो tan 45 पीएस बटे आरएस होता है, यानी कि tan जैसे ही बोलेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, P/B हो जाता है, तो P/B होता है, तो tan 45 पूछ रहा है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और 1 यहाँ हो जाएगा, तो आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी, आर एस की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो ये 10 हो जाएगी, ये 10 है, ठीक है। और tan 30 की क्या हो जाएगा, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, ठीक है, और tan 60 का √3 होता है, तो tan√3, तो PS/SQ, तो PS क्या है 10, तो 10 इधर गुना हो जाएगा tan√3, तो ये दोनों सड़कों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 10 + tan√3 तब 20 हो जाएगा, और √3 का 1 पॉइंट, ठीक है। तो गुना करने पर 10 से कम 10 और 17, तो ये हो जाएगा 17 और ये 27.32, तो 27.32 इसका आंसर हो जाएगा, 27.32 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमवार अप्रैल से, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो शुक्रवार, देखिए 4 सोमवार अप्रैल से, तो सोमवार के बाद मंगल बुध फिर शुक्र, 4 बार आता है, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सब चुने जो समूह में आने शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है, तो गुर्दा, दिल, फेफड़ा, कान, ठीक है, तो कान अलग है, ये सब इंटरनल है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरीज चल रहा है, 60 का आधा 30 होता है, और फिर 60 का डबल 120 होता है, तो 30 का आधा 15 होता है, और 120 का डबल 240 होता है, और 15 का आधा 7.5 होता है, तो 7 क्या हो जाएगा, 7.5, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड में बैड को YZ, यानी कि Y उल्टा है, B का Y है, A का Z है, और D का W है, ठीक है। उसी तरह सेट को ये लिखा जाता है, तो लाइफ को क्या लिखा जाएगा, तो लाइफ को लिखने के लिए O लिख देंगे, और IR लिख देंगे, OR, और F का U लिख देंगे, और E का V लिख देंगे, तो ORUV,
यू भी, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता की ओर इशारा करते हुए, सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा सीता की ओर इशारा करते हुए कि मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, यानी कि उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, और ये सीता जो है उसकी माँ, बेटी है, बहन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आंटी हो जाएगा, तो आंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा। 100 क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो स्टेट का जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, यानी कि 400 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ प्लेलिस्ट बना करके, और 100 क्वेश्चन अभी बना रहा हूँ। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो टोटल आपको 500 क्वेश्चन हो गए। आज कितने तारीख है, आज आपका डेट हो गया 10 तारीख। तो 10 तारीख में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए हैं, 10 तारीख तक में 500 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। 500 क्वेश्चन और 100 क्लास का 5 क्वेश्चन और 5 वीडियो और अपलोड कर दूंगा, टोटल 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसी 1000 क्वेश्चन से आपका 45 प्लस कोई नहीं लेने जा रहा है, यानी कि 45 प्लस आपका नंबर 50 में से यहाँ से आ जाएंगे। और कोई भी सब्जेक्ट जो पार्टिकुलर होगा, मेन सब्जेक्ट होगा, वहाँ से आपको 30 नंबर लाना है। तो आपको क्या हो जाएगा, कट ऑफ क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 100 में से आपको 30 नंबर लाना है, 30%। तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी तो 30% होता है। अगर आप 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, तो 30% को नंबर लाना आसानी हो जाएगा। तो 75% नंबर लाना रहता है, 75 150 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन का ये वीडियो था, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। टोटल 500 क्वेश्चन करा चुके हैं। अपने प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां से एक एक वीडियो को देखें, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। 500 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। कितने क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन। रिमेनिंग जो 500 क्वेश्चन है वो 5 वीडियो के माध्यम से 100 करके अगले 2 दिन में ये सारे अपलोड हो जाएंगे। तो टोटल 1000 क्वेश्चन आपका अपलोड हो जाएगा। किससे, आर्ट ऑफ टीचिंग से और सामान्य नॉलेज से। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अत्यधिक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नोट्स के लिए या फिर जो वीडियो आएगा उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्यूरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, सारे कमेंट देखे जाते हैं। धन्यवाद।